हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लॉज, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हमारी बुक का नाम है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें पहले इंट्रो में ये बताया हुआ है कि हम कुछ लॉज से जो है वो फैमिलियर होते हैं। ठीक है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में चीज़ें होती हैं उससे जो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक स्पेसिफिक अगर एग्जांपल लें तो एज ऑफ मैरिज, द एज एट विच द पर्सन कैन वोट, ये भी मैरिज के लिए भी एक लॉ बना हुआ है कि सही उम्र क्या होनी चाहिए शादी की। वोट के लिए भी कि वोट आप कब डाल सकते हैं उसके लिए भी। एंड ऑल्सो द लॉ डीलिंग विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके लिए भी पूरा एक तरह से लॉ डिफाइन है। ठीक है, तो उसके बाद हम पार्लियामेंट के बारे में क्या जानते हैं कि वो कैसे लॉ बनाता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये सारी चीज़ें कुछ हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ली हैं, कुछ हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या ये जो कानून हैं वो सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे जब आप पेज नंबर 43 पे देखेंगे तो वहाँ पे एक लिखा हुआ है नोट, मतलब क्वेश्चंस, सिचुएशंस दी गई है एंड आंसर टू द क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ been given the 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो उसको अपने लड़के को बचा रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको 10 साल की सज़ा सुनाई है। ठीक है, जो उसके बेटे ने कुछ गुनाह किया होगा उसके लिए। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वर राइट, क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल ठीक कर रहा है अपने लड़के को छुपा के, क्या उसका एक्शन सही है। सेकंड चीज़ कि शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो लॉ है वो सबके लिए सेम है, उसमें कोई भी अमीर से अमीर और गरीब भी अगर कोई है तो सबके लिए सेम ही रूल्स है। ये नहीं कि अगर कोई अमीर है तो वो बच जाएगा अगर उसने कोई क्राइम किया है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, वायलेशन ऑफ लॉ हो गया। जो वो उसका जो फादर है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक तरह से वायलेशन ऑफ द लॉ कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो एग्रीड होते हैं दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। कोई भी अपनी पावर का इस्तेमाल गलत वे में बिल्कुल भी नहीं करेगा। सभी लोगों की भलाई में अगर उसकी पावर यूज़ हो रही है तो वो कर सकता है, पर जैसे ये इसमें बचा रहा है तो ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जाता है, तो रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी द above to the law। तो ये आपको पूरी डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री एंड नो वन कैन बी above the law। ठीक है, तो इसमें ये है नाइदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही कोई अगर कोई रिच पर्सन है, वेल्दी पर्सन है वो, और ना ही कोई प्रेसिडेंट जो है वो किसके अबव है, लॉ के। ठीक है, तो कानून हमारा सबसे ऊपर है, उसके नीचे ही आते हैं सारे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, कोई वेल्दी पर्सन होगा या फिर प्रेसिडेंट होगा, मतलब सबके लिए जो लॉ है वो इक्वली ही डिफाइन है। ठीक है, कोई भी क्राइम करता है या फिर वायलेशन ऑफ लॉ करता है तो उसके लिए पनिशमेंट जो है वो डिफाइन की गई है, और ऐसा नहीं कि किसी को कम पनिशमेंट मिलेगी या किसी को ज़्यादा मिलेगी, सबको इक्वली ही ट्रीट करना है। तो एंशिएंट इंडिया से ये चलता आ रहा है कि काफ़ी सारे जो लॉज हैं वो डिफाइन होते हैं। उस टाइम पे जो थे कुछ लोकल लॉज हुआ करते थे जो कि ओवरलैप भी हो जाया करते थे, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है इंजॉय करती थी डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी जो कि लॉ से रिलेटेड होते थे। क्योंकि उस टाइम पे जैसे राजा महाराजा किंग्स वगैरह का चलता था तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो लॉ बनाते थे, अपनी पनिशमेंट देते थे। ठीक है, तो पनिशमेंट दैट 2 पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरीड डिपेंडिंग ऑन द देयर कास्ट मैरिजेस। ये कब की बात चल रही है, पुराने ज़माने में, एंशियंट प्रेस्टाइन टाइम की बात चल रही है। विद द लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली
पेनलाइज्ड, मतलब जो लोअर कास्ट थे उनको थोड़ी ज़्यादा सज़ा दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू जो हायर कास्ट के होते थे, जिनको ब्राह्मण्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। उनको जो है वो मतलब सज़ा तो होती थी लेकिन इतनी हार्श नहीं होती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी एज़ कम्पेयर टू द लोअर कास्ट, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई हायर कास्ट से भी है और अगर कोई लोअर कास्ट से है, अगर दोनों का क्राइम सेम है तो दोनों को इक्वली ही पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये बिलीव किया जाता है दैट द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्टेब्लिश किया था, ये वाली चीज़ जो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। लेकिन हिस्टोरियंस जो हैं वो डिस्प्यूट करते हैं इस बात के ऊपर कि ये भी दो तरीके के हैं। फर्स्ट दैट द कॉलोनियल लॉ आर्बिट्रेरी, जो कॉलोनियल लॉ थे वो आर्बिट्रेरी थे, मतलब मनमानी उनकी ही चलती थी, मतलब ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग सब कुछ काम किया करते थे। तो पहली बात आ गई आर्बिट्रेरी की। दूसरी बात कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फेयर इन द ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी करते थे, पहली बात इस पर डिबेट होती है। दूसरी बात ये कि नेशनलिस्ट लीडर्स ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है लीगल स्फेयर के अंदर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आर्बिट्री का, ये कॉन्टिन्यू चला टू एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश लॉ इन सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो यहाँ पे मैं एक मिनट ये रब कर देती हूँ। तो हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो आइडिया क्या था सेडिशन का, वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। इसी के अंदर ही इसका छुपा हुआ है कि अ पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। तो सीधा सीधा आपसे इसकी भी मतलब पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड था, तो ये आपको भी ये भी लर्न करना है। तो एनी पर्सन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता था या फिर उसे क्रिटिसाइज़ करता था कि आपकी ये पॉलिसीज़ वगैरह ख़राब हैं, तो उसको जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अरेस्ट कर सकती थी। कैसे अरेस्ट कर सकती थी? विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल, ठीक। उसके बाद इसी के साथ साथ मतलब सेडिशन एक्ट 1870 के साथ साथ एक और भी एक्ट को आपको याद रखना है, रोलेट एक्ट 1919। तो इसमें क्या था कि इसमें भी यही था कि इम्प्रिजन कर सकती है गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी जो है क्रिटिसाइज़ करता है उसकी बातों को। तो ये भी कैसा था, सेडिशन एक्ट जैसा ही था। इसी से रिलेटेड जो है आपका जलियांवाला बाग जो है इंसिडेंट हुआ था, जो कि 1919 में हुआ था, जिसके अंदर पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे दो, जिनके नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, लीडर्स थे दो। पहला है आपके डॉक्टर सत्यपाल थे एंड सेकंड वन इज़ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो इन दोनों के नाम आपको याद करें। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था और फिर जनरल डायर वाला जो इंसिडेंट होता है कि वो पार्क में आ जाता है एंड ट्रूप्स वगैरह को ऑर्डर देता है कि आप जो है फायर ऑन कर दीजिए, और काफ़ी ज़्यादा हज़ारों संख्या में जो है लोगों की वहीं मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे बच्चे एंड वुमेंस भी उसमें जो है मारे जाते हैं। एंड इसी के लिए जलियांवाला बाग मैसेकर जो है इस चीज़ के से भी रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो जो है इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं कि ये दोनों जो आर्बिट्री यूज़ ऑफ अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो इसके लिए फ़ाइट करेंगे एंड इक्वालिटी की मांग करेंगे, वांट करेंगे कि एक न्यू आइडिया ऑफ लॉ होना चाहिए जिसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि इंडियंस को तो सज़ा मिलती रहे एंड कुछ ब्रिटिशर्स गलत करे तो उनको ना मिले। एंड ये उनको फोर्स करते थे कि इस चीज़ को ओबे किया जाए, मतलब नए सेट ऑफ रूल्स लाए जाए, नए लॉज लाए जाएँ ताकि सबके लिए इक्वल जस्टिस सबको मिल सके, ठीक है। 19वीं सेंचुरी की एंड में क्या होता है कि इंडियन लीगल हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इक्वल लॉ होने चाहिए सभी के लिए, तभी ताकि सभी को इक्वल जस्टिस मिल सके। तो 19वीं सेंचुरी के एंड में जो है इंडियन लीगल प्रोफेशन जो है वो मतलब इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है एंड डिमांड करता है फॉर द कॉलोनियल कोर्ट्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल कोर्ट्स की, ठीक है।
दे बिगिन टू यूज़ द लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ द इंडियंस। ये चाहते थे कि इंडियंस के जो लीगल राइट्स हैं वो उनको डिफेंड कर सकें। एंड जो इंडियन जज थे वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि डिसीजंस जो हैं वो सही ढंग से सामने आ सके सभी के लिए, इंडियंस के लिए स्पेशली। ठीक है, देयर वर सेवरल वेज इन विच द इंडियन प्ले अ मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो अगर ये कहा जाए कि ब्रिटिशर्स जो है रूल ऑफ लॉ लेके आए थे, तो यहाँ पे ये डिबेट में ऐसा माना जाता है कि नहीं, ब्रिटिशर्स का ओनली रोल नहीं है, बल्कि जो इंडियंस हैं उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है रूल ऑफ लॉ को लाने के अंदर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो उसके बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट जो है, दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेशन बिगिन मेकिंग लॉ फॉर ऑल द कंट्री। और एवरी ईयर जो है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पास करते हैं सेवरल न्यू लॉज। ठीक है, अगर जो पुराने लॉज होते हैं अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो हम अमेंडमेंट के थ्रू उसमें भी चेंजेस कर लेते हैं। तो आपने जो है 6th क्लास की बुक में ये पढ़ा होगा, एक था एक्ट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपका 2005 में आया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लॉ, ये वाला जो न्यू लॉ था, इसमें सन एंड डॉटर्स एंड देयर मदर्स को इक्वल शेयर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं अगर फैमिली प्रॉपर्टी को अगर डिवाइड करना है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे ये एक हस्बैंड है एंड ये वाइफ है, तो हस्बैंड की अगर डेथ हो गई, अगर इसके पास 15 एकड़ या फिर 15 किले हैं प्रॉपर्टी के ज़मीन के, तो अगर मान लीजिए इसका इन दोनों के जो है वो एक सन है एंड एक डॉटर है, तो सबको ये वाली जो 15 एकड़ ज़मीन है तो ये 5-5-5 इक्वली डिवाइड हो जाएगी, इसकी वाइफ के साथ, इसके सन के साथ एंड डॉटर के साथ। तो ये इस चीज़ में क्लियरली बोला गया। तो जो न्यू लॉज होते हैं वो अनेक्ट करते हैं टू कंट्रोल द कुछ ऐसे भी लॉज है जो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, तो जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के काम आते हैं। कुछ लॉज हैं जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो ऐसे काफ़ी सारे लॉज जो है वो बनाए गए हैं ताकि सभी लोगों को इक्वली जो है हर चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए लॉज जो है वो कैसे आते हैं। तो पार्लियामेंट के पास काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसको प्ले करने के लिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट बनाती है लॉज। ठीक है, जिसमें आपका लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है लॉ को, ये हमने देखा। उसके बाद देयर आर मैनी वेज, काफ़ी सारे वेज हैं through which this take place, and it often different groups in society that raise the needs for a particular law। तो important role पार्लियामेंट का क्या है कि वो लोगों की समस्याओं को पहले देखते हैं एंड अगर लॉ की ज़रूरत है तो उसके बाद वो लॉ भी लाया जाता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो एक स्टोरी आती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 46 में मिलेगी। तो इसमें ये है कि शैलजा कहती है कि क्या आपने किसको बोलती है, अपनी फ्रेंड को, कुसुम को, कि क्या आपने आज का न्यूज़पेपर देखा है एंड आपने क्या देखा है कि वुमेंस के लिए क्या खबर छपी है। तो यहाँ पे कुसुम कहती है नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स जो है वो भी बेनिफिट देते हैं वुमेंस को, तो वो भी होनी चाहिए। कुसुम इट टेक्स सच अ लॉन्ग टाइम टू get this law passed, in fact it begin with established need for the new law। तो कुसुम और शैलजा जो है वो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं and they remember the journey of how the protection of women for domestic violence act got passed। तो 1991 की ये बात चल रही है। टिपिकल डे है एट देयर ऑफिस, जिसके अंदर एक वुमेन बोल रही है, एडवाइस मांग रही है एंड उसको कह रही है कि उसके हस्बैंड जो है वो उसको मारते हैं एंड वो सबको बताती है कि ये बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, तो फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी लेडी कहती है कि मेरे जो सन एंड डॉटर इन लॉ है वो उसके साथ गलत बिहेव करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, तो उसको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसके जो बैंक अकाउंट है उसको भी एक्सेस नहीं दिया जा रहा उसका, एंड वो
उस लेडी को, मतलब उसके बेटा और बहू जो है उनको बाहर फेंकने की भी धमकी दे रहे हैं, घर से बाहर जाने की। ठीक है, तो क्या वो पुलिस के पास जाए? पुलिस के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो भी मतलब धमकाते हैं उसके सन एंड जो डॉटर इन लॉ है। ठीक है, तो वो क्या करे? नहीं, अगर कुछ नहीं किसी को बताएगी तो उसको बाहर फेंक देंगे उसके बेटा एंड बहू। तो अनफॉर्चुनेटली वो अगर किसी को ये बताती है तो वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे क्रिमिनल लॉ तो है लेकिन कोई सिविल लॉ नहीं है इससे रिलेटेड। तो उसके बाद जो है ये एक रेज्ड इशू सामने आता है, पब्लिक हियरिंग्स होती हैं इसके ऊपर, सेवरल वुमेन्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं कि हमें कैसे वुमेन्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए अगर उनको मारा पीटा जा रहा है उनके घर के अंदर, एंड कैसे जो है वो टेम्परेरी रिलीफ तो उनको मिल जाएगा लेकिन एक लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो सिविल लॉ है ताकि वो वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो 1999 में लोअर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लोअर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट्स नेशन वाइड कंसल्टेड और जो है ये सारे इकट्ठे आते हैं एंड ड्राफ्ट करते हैं एक डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल जो कि सर्कुलेट किया जाता है। इसके अंदर जो है वायलेंस की डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई जाती है, जिसके अंदर फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ सब की बातें होती हैं। तो ये भी आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसमें क्या इसमें मॉनेटरी रिलीफ की बात की तो पता है एक चीज़, एक लॉ सामने आता है ना तो अगर उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्कशन करते हैं ना तो काफ़ी सारे जो है उसके बीच में चीज़ें और भी उभर के सामने आती हैं। ठीक है, तो जो लॉ था क्या वो सिर्फ डोमेस्टिक उसके लिए कवर हो रहा है? फिर उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि अगर ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये सामने आया होगा। तो फिर वुमेन जो है, अब वुमेन मूवमेंट जो है वो काफ़ी ऊंचाइयों पे चल रहा होता है एंड वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि आप इंट्रोड्यूस करिए इस बिल को। तो फिर 2002 में फाइनली इस बिल को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पार्लियामेंट में। तो बिल जो है कुछ और सजेस्ट नहीं करता, तो फिर जो लेडीज़ होती हैं वो अपोज करती है बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म एंड लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करती है। एंड आजकल भी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पिटीशन जो है वो आप डाल सकते हैं, तो उसको उसके थ्रू अपनी आवाज़ और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करती है। तो सेवरल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सारे मिलके इकट्ठे सामने आते हैं एंड सबमिट करते हैं टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो इसके बाद क्या होता है कि जो प्रेजेंट बिल होता है वो चेंज कर दिया जाता है, उसके अंदर काफ़ी सारे डेफिनेशंस को जो है वो सही ढंग से प्रेजेंट किया जाता है जो कि पहले नहीं कवर कर रहे थे। तो दो जो लॉ होता है वो नीड्स टू प्रोवाइड अ टेम्परेरी कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, अब इसकी भी बात सामने आ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है फाइनली इन दिसंबर 2002 जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो सबमिट करती है इस रिकमेंडेशन इन द राज्यसभा एंड टेबल फिर बाद में लोकसभा में भी किया जाता है एंड कमेटी रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है वुमेन्स की डिमांड के ऊपर। तो फाइनली न्यू बिल जो है री इंट्रोड्यूस होता है 2005 के अंदर। जब ये बिल जो है दोनों हाउसेस से पास हो जाता है पार्लियामेंट की, फिर ये प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2006 के अंदर फाइनली जो है एग्जिस्टेंस में आ जाता है एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो लॉ होता है वो फर्स्ट ऐसा रिकॉग्नाइजिंग वुमेन राइट फॉर वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी सामने चीज़ आती है बात। इसी तरह जो है एक सिविल लॉ जो है हमारे सामने आता है जिसका एम ये है कि प्रोवाइडिंग रिलीफ देनी है वुमेन्स को, चाहे वो मदर्स हो, चाहे वो वाइफ्स हो, चाहे वो डॉटर्स हो, सिस्टर्स हो जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से अपने घरों में परेशान है, तो उनको रिलीफ देना है। इस लॉ के थ्रू जो है उनको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है लॉ? अगर ये लॉ ना होता तो काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हमारे सामने उभर के नहीं आ पाता। ठीक है, आजकल तो हेल्पलाइंस भी चली हुई हैं, एक नंबर घुमाओ और सीधा आपके मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है सीधा उसको पकड़ के उससे पूछताछ कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है अपनी वाइफ, मदर या फिर किसी के साथ भी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप था सभी महिलाओं के लिए, सभी
सभी औरतों के लिए, ताकि उनके साथ कुछ गलत बिहेवियर ना हो सके, एंड वुमेन कैन गेट द मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसिव इंक्लूडिंग द मेडिकल कॉस्ट को भी मद्देनज़र रख के ये बनाया गया। ठीक है, तो एक नई जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एंड यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एट द एंड फोर्स। अब लॉ तो बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट करना भी गवर्नमेंट का काम है, तो वो भी सही ढंग से हो रहा है या नहीं, ये भी गवर्नमेंट सही ढंग से देखती है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने देखा, तो रोल ऑफ सिटीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हेल्प करता है पार्लियामेंट को कि कैसे जो है डिफरेंट लॉज को वो ला सकती है। एंड एट एवरी स्टेट ऑफ द प्रोसेस वॉइस ऑफ सिटीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लोग ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार को भी इतना पता नहीं चल पाएगा कि लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो आवाज़ उठाने वाला तरीका है वो आप टीवी से कर सकते हो, टीवी रिपोर्ट से, न्यूज़पेपर एडिटोरियल से, रेडियो ब्रॉडकास्ट से, लोकल मीटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें हेल्प करेंगी इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अनपॉपुलर एंड द कंट्रोवर्शियल लॉस। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉ दैट टर्न्स आउट टू बी अनपॉपुलर, जो कि समटाइम हम देखते हैं कि वैलिड होते हैं और लीगल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनवैलिड होते हैं एंड अनपॉपुलर होते हैं, अनएक्सेप्टेड होते हैं टू द पीपल, दैट दे फील कि इंटेंशन बिहाइंड जो है इसके वो अनफेयर है या फिर हार्मफुल हो सकती है, तो उनको जो है ज़्यादा सामने नहीं लाया जाता। हैंस द पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ। अगर हार्मफुल अनफेयर होंगे तो उन लॉज को जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग्स भी होंगी उसके बारे में, न्यूज़पेपर में भी छपेगा, टीवी रिपोर्ट्स में भी, टीवी न्यूज़ पे भी, टीवी चैनल्स पे भी ये दिखाया जाएगा। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी चीज़ जो है वो अगर सिटीजन्स के हित में है तो ही उनको जो है वो लॉ बनाया जाता है। अगर वो अगेंस्ट में होंगी तो उसे जो है बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। तो वो रिप्रेस भी कर सकते हैं अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील, अगर कि लॉ जो है वो गलत पास किया गया है तो प्रेशर बना सकते हैं वो पार्लियामेंट के ऊपर कि उसको चेंज करें। एग्जाम्पल के तौर पे वेरियस म्युनिसिपल लॉज जो होते हैं ऑन द यूज ऑफ द स्पेस विद इन द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक द हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट द पीपल कैन वॉक ऑन द पेमेंट्स इजीली। दूसरी तरफ वन ऑल्सो कैन नॉट डिनाई द हॉकर्स एंड वेंडर प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज चीपली एंड एफिशिएंटली टू द मिलियन पीपल इन द लार्ज सिटीज़। और क्योंकि ये उनका लाइवलीहुड मतलब जीने के लिए एक ज़रिया भी होता है। उसके बाद अगर लॉस फेवर करता है वन ग्रुप को एंड डिसरिगार्ड करता है अदर ग्रुप को, वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। मान लीजिए आप एक हॉकर को तो यहाँ पे खड़े, मतलब ये पार्क है, ठीक है, आप यहाँ पे एक हॉकर को तो खड़े होने की इजाज़त दे रहे हैं लेकिन दूसरे हॉकर को यहाँ पे खड़े होने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो वो भी एक तरह से गलत चीज़ हो जाएगी। क्योंकि इक्वली अगर ट्रीट करना है तो दोनों को खड़े होने दो, अगर नहीं तो किसी को भी मत खड़े होने दो ताकि यहाँ पे वॉकिंग कर सके लोग। ठीक है, उसके बाद पीपल हु कैन थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच टू कोर्ट। कोर्ट में भी जा सकता है अगर उसको लग रहा है कि ये गलत हो रही हैं चीज़ें, ताकि वो अपना जो इशू है वो सोल्व कर सके। एंड कोर्ट फिर जो है वो कोर्ट के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सके एंड लॉ को कैंसिल भी कर सकता है अगर उसे लगे कि ये गलत चीज़ चल रही है। जैसे कि एक रूल ऑफ लॉ जो है उसका एक एग्जांपल हमने पहले भी पिछले क्लास 7th की बुक में पढ़ा था कि इंडियन नेशनल प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज आर्बिट्री एंड रिप्रेसिव लॉ बीइंग एनफोर्स बाय द ब्रिटिशर्स। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो किसका है, रोज़ा पार्क का। तो आप इसको कोट भी कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, ठीक है, जिसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो ब्रिटिशर्स को अपनी सीट, बस में वो बैठी हुई थी, वो ब्रिटिशर्स को अपनी सीट नहीं देगी। ठीक है, तो ये 1955 की बात है। एंड उसने प्रोटेस्ट किया कि ऐसा क्यों, हमें सेग्रीगेट क्यों किया जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस में हमें बैठने नहीं दिया जा रहा है, स्ट्रीट्स के अंदर नहीं बैठने दिया जा रहा है, हम काले हैं इसलिए, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो नहीं उठेगी यहाँ से। तो यहाँ से फिर जो है वो सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था, जो कि आगे चल के फिर बनता है सिविल राइट एक्ट
किसका? 1964 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन द यूएसए। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ जो है वो क्लास 7th की बुक में मिल जाएगी, जिसके अंदर फ़ोटोज़ भी काफ़ी ज़्यादा शो की गई थी कि कैसे सिटीजन्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं एंड सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं, सारे इकट्ठे होके आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हर सिटीजन का ये रोल होता है कि वो इन सभी चीज़ों को मतलब अपने लॉस को जाने एंड उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करे। ठीक है, तो अवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव। हमें सिर्फ एमपीज़ को चुन देना ही हमारा काम वहाँ पे ख़त्म नहीं हो गया। जो गलत चीज़ है उसके लिए आवाज़ भी हमें उठानी चाहिए। रादर इट इज़ देन दैट वी बिगिन टू यूज़ द न्यूज़पेपर मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क जो कि एमपीज़ कर रहे हैं एंड क्रिटिसाइज़, अगर वो गलत एक्शन कर रहे हैं तो हमें उनको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। तो ये हमारा काम होता है। ठीक है, एंड हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, अपना एंथुसियाज्म दिखाना चाहिए इन सभी मतलब चीज़ों के अंदर, ताकि पार्लियामेंट को भी हेल्प मिल सके एंड वो अपना ड्यूटीज़ जो है, अपने फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली कर सके, मतलब अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली सबके सामने रख सकें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ग्लॉसरी में 4 डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो पहला है क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिटीजन फाइंडिंग फॉल्ट विद फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट गलत चीज़ कर रही है तो वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसका अपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ का मेन मतलब जो होता है वो होता है डिसअप्रूव ऑफ अ पर्सन और थिंक। दूसरी बात है एवोल्यूशन। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो कि यूज़ हुआ डेवलपमेंट ऑफ द स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स और एनिमल। अगर हम इस चैप्टर से रिलेटेड बात करें तो ये बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव वुमेन, हमें प्रोटेक्ट करना है वुमेन को अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेडिशन। इसके बारे में हमने पहले ही बात की कि वो लोगों को ब्रिटिशर्स जो हैं विदाउट एनी ट्रायल जो है वो जेल में डाल दिया करते थे। तो सेडिशन एक्ट 1870 का हमने पढ़ा था। उसके बाद रिप्रेसिव क्या होता है? टू कंट्रोल सेवरी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्री एंड द नेचुरल डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन। एंड इस जो चैप्टर के हिसाब से ये क्या है? लॉज दैट ब्यूटी कंट्रोल द person and often prevent them from exercising from the fundamental rights including the right to speech and assembly। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके अंदर हम जुडिशरी की बात करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग माय वीडियोस।